भारतवर्ष के इतिहास में फूले एक ऐसा किरदार थे जो असल मायनों में राष्ट्र निर्माता हैं। बिना फूले के आधुनिक भारत की कल्पना अधूरी होगी। अगर फूले ना होते तो भारत की तस्वीर कैसी होती? अगर फूले आज होते तो भारत की बेहतरी के लिए क्या क्या कर रहे होते? हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के शिल्पकार, समता एवं न्याय के पैरोकार, शिक्षा की अमर ज्योति, सत्य के हिमायती, राष्ट्र निर्माता ज्योतिराव गोविंदराव फूले की, जिसे दुनिया महात्मा फूले के नाम से जानती है। ये दास्तान है आधुनिक भारत के बनने की। ये किस्सा है समाज सुधार के संघर्षों का। ये अफसाना है असत्य पर सत्य के लड़ने वाले का, उस शख्स का जो 19वीं सदी के बदलते हुए भारत में सबसे आगे ये सब कुछ कर रहा था। महात्मा ज्योतिबा फूले, आधुनिक भारत का सबसे अहम शिल्पकार, जिसने भारत को नए रूप में जगाया, जो नवजागरण का अगुवा था, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बाकी लोग परिवार सुधारक थे, फूले ही असल में समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फूले ने अपने सपनों और कामों के जरिए इतिहास लिख दिया, मगर आधुनिक भारत का इतिहास लिखने वाली कलमों ने फूले को वो जगह नहीं दी जिसके वे हकदार थे। इसलिए हम इतिहास लेकर आपके सामने आए हैं, जिसे आपको जानने नहीं दिया गया, मगर जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 19वीं सदी का भारत, मध्य भारत में चारों तरफ पेशवाई अत्याचारों का आतंक था। जाति के नाम पर एक बहुत बड़ी आबादी को इंसान होने तक के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। उनकी हालत पशुओं से भी बदतर बना दी गई थी। शूद्र, अतिशूद्र लोग सार्वजनिक जगहों पर आ जा नहीं सकते थे। अगर किसी मजबूरी में आना हो तो गले में मटका डालकर और कमर में झाड़ू बांधकर ही बाहर निकलने की शर्त थोप दी गई थी, ताकि उनके थूकने और चलने से बाहर कोई अपवित्र न हो जाए। इंसान का जिस्म छू जाने से इंसान अपवित्र हो जाया करता था। उस वक्त के भारत में किसान व मजदूर जनता पर कई तरफ से शोषण की तलवारें चलाई जा रही थी। कहीं राजा तो कहीं पंडा पुरोहित, कहीं सरकारी मुलाजिम तो कहीं जमींदार साहूकार किसान की हड्डी निचोड़ रहे थे। मजदूर बेगारी से लेकर गुलाम नौकर बनकर सब कुछ झेल रहे थे। ये सब इसी भारत का इतिहास है। ये सब यही हो रहा था 19वीं सदी के भारत में। आज से मात्र 150 साल पहले वक्त गुजरा, पेशवाई की तरह अंग्रेजी राज भी खत्म हो गया। भारत के नक्शे से लेकर तारीख तक सब कुछ बदल गया। इंसान और इंसान में भेद करने वाले मनु के घटिया विधान की जगह सबको समानता की गारंटी देने वाले बाबा साहेब के संविधान ने ले ली। मगर फिर भी बहुत कुछ नहीं बदल पाया। अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है, जिसके लिए इंसानी वजूद और आत्मसम्मान का ये महासंग्राम अनवरत जारी है। महात्मा फूले ने जो ज्योति दिखाई थी, उसने पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदल कर रख दिया। ज्योतिबा फूले ने इतिहास में हुए भयानक घालमेल का पर्दाफाश कर दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के दौर में जब सच को झूठ और झूठ को जबरदस्ती सच बनाया जा रहा हो, तो ऐसे दौर में जब सब फैक्ट चेक एजेंसियों की जरूरत महसूस करते हैं, इतिहास में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दौर में भी कलम कसाईयों ने असली इतिहास को छुपा लिया था और अपने मनगढ़ंत किस्सों और किरदारों को फेक न्यूज की तरह फैला दिया था। ज्योतिबा फूले ने दुनिया की पहली फैक्ट चेक एजेंसी सत्य शोधक समाज के नाम से स्थापित की, जो मनवादियों की फेक न्यूज फैक्ट्री और प्रोपेगेंडा को तर्क की कसौटियों पर कसते हुए फैक्ट चेक करता था। इतिहास जैसा आपको बताया गया है वैसा ही नहीं है। बहुजन नायक और नायिकाओं ने इतिहास को कैसे देखा, उन्होंने इतिहास को कैसे बदला, उन्होंने कैसे भारत का निर्माण किया, वे कैसा भारत चाहते थे, ये सवाल तब भी अहम थे और आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। आज 21वीं सदी के भारत की तस्वीर इससे कितनी बदल पाई है? जाति को ही ले लीजिए। क्या आज जातिवाद का नासूर इस देश के आधुनिक राष्ट्र बनने में सबसे बड़ी बाधा बनकर नहीं खड़ा है? जाति के नाम पर इस देश के मूल निवासियों के हक, हुकूक व हिस्सेदारी छीनी नहीं जा रही है? क्या ये सब 21वीं सदी के भारत में नहीं हो रहा है? शिक्षा के बिना कोई भी समाज आधुनिक नहीं बन सकता। शिक्षा के बिना किसी भी समाज में न्याय व समता नहीं आ सकती। आधुनिक भारत में आधुनिक शिक्षा का ख्वाब देखने वाले ज्योतिबा फूले ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहां हर एक इंसान को गुणवत्तापूर्ण व निःशुल्क शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी हो,
ताकि इस देश के वंचित शोषित जमात को भी बराबरी की दुनिया में शामिल होने का मौका मिल सके। 17 सितंबर 1851 का वो दिन था जब पुणे के बुधवार पेट में चल रहे लड़कियों के स्कूल में पहुंची भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले अपनी गंदी साड़ी को बदलती हैं, क्योंकि स्कूल आते वक्त उनके ऊपर ब्राह्मणवादी लोग गोबर और कीचड़ फेंक देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होता। महात्मा ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले ने एक ऐसी मशाल जलाई थी जो आगे चलकर क्रांति बन गई। फूले दंपत्ति की शिक्षा क्रांति ने पुणे को धीरे धीरे एक एजुकेशन हब के रूप में तब्दील कर दिया। फूले का नाम और काम महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश दुनिया में गूंजने लगा। तमाम मुश्किलें पेश आई। आर्थिक तंगी और विरोधियों की साजिशों के चलते एक स्कूल बंद होता तो फूले दूसरा स्कूल खोलने की कोशिश में लग जाते। चंद सालों के भीतर ही फूले ने करीब 18 स्कूल खोलकर लड़कियों और अछूतों के लिए ज्ञान और मुक्ति का रास्ता बना दिया, जिस पर आज ये सरपट दौड़ते चले जा रहे हैं। साल 1882 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए हंटर कमीशन भारत भेजा। सर विलियम हंटर को यह जिम्मेदारी दी गई कि भारत में शिक्षा सुधार की नीति बनाए। ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के सामने पेश होकर न सिर्फ शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की मांग की बल्कि कुछ बुनियादी सुधार भी सुझाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंग्रेजों को वंचित वर्गों के साथ होने वाले जाति भेद पर बैन लगाना चाहिए और दलित पिछड़े समाज के बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए। इसी साल हुई एक बड़ी घटना का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। भारत के वायसरॉय लॉर्ड लिटन पुणे आने वाले थे। उनके स्वागत के लिए 1000 रुपए खर्च करके पूरे पुणे शहर को सजाने का फैसला किया गया। बतौर नगरपालिका सदस्य फूले ने इसका कड़ा विरोध किया। फूले ने कहा, हमारे जैसे गरीब देश को केवल शहर सजाने के लिए इतना पैसा खर्च करना शोभा नहीं देता। अच्छा होता कि ये रकम पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर खर्च की जाती। फूले जहन में शिक्षा सबसे पहले रखते थे। यहां तक कि सत्यशोधक समाज ने शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची, गृह प्रवेश में होने वाले कर्मकांड और मृत्यु भोज में किए जाने वाले दान की जगह आय का एक हिस्सा शिक्षा के लिए दान देने की शुरुआत कराई। महात्मा ज्योतिबा फूले अक्सर कहा करते थे, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भये, इतने सारे अनर्थ एक अविद्या ने किए। अब जरा सोचिए, एक अविद्या ने कितना अन्याय किया। शिक्षा पर चंद लोगों ने कब्जा कर लिया। कभी गुरुकुलों के नाम पर अपनी जाति के क्लब बनाए गए तो कभी मास्टर ने वंचित वर्ग के छात्रों को इसलिए मार मार कर भगा दिया कि कहीं वो पढ़ लिख ना जाएं। आज जो ये बहुजन देश दुनिया में दिख रहे हैं उसके पीछे फूले जैसे महानायक और सावित्री माई जैसी महानायिकाओं का अदम्य साहस और त्याग छिपा हुआ है। आप सबने कोरोना काल का खौफनाक मंजर देखा होगा, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी साल उससे भी भयानक थे। ना दवा थी, ना जागरूकता थी, ना था कोई भी इलाज, थी तो सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड की परंपरा। धर्म और आस्था के नाम पर ऐसी कुरीतियां की जा रही थी जिसको लेकर लोग फंस जा रहे थे, अपनी जान गंवा दे रहे थे। आम जनजीवन में पाखंड इस कदर हावी था कि लोगों की जिंदगी तमाशा बन चुकी थी। पंडे पुरोहित होनी अनहोनी का डर दिखाकर असहाय जनता को लूट रहे थे। ऐसे दौर में महात्मा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने समाज को जगाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड नाम की इन बीमारियों को अपने कंधों पर लाद कर अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन इसका इलाज आज तक क्या हो पाया है। साल 1874 तक आते आते फूले का बनाया हुआ सत्यशोधक समाज पुणे ही नहीं महाराष्ट्र भर में शोहरत बटोर रहा था। पाखंड व अंधविश्वास को आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर रीति रिवाजों तक बेदखल करने के क्रांतिकारी काम ने सत्यशोधक समाज की ओर सबका ध्यान खींचा। सदियों से गुलाम बना दिए गए समाज में क्रांति व बदलाव का वाहक बनकर उभरा था सत्यशोधक समाज। मगर ये सब इतना आसान कहाँ था। पंडा पुरोहित वर्ग ने पाखंड व अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे सत्यशोधक समाज पर लगातार हमले करके उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी ज्योतिबा फूले को मारने के लिए उनके घर पर सुपारी किलर भेजे गए तो कभी उन्हें धमकाया गया, लेकिन वो हमेशा न्याय के रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने पाखंड पर करारा वार किया, अंधविश्वास की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने अपने सोए हुए समाज को जगा दिया और समझा दिया कि पूजा पाठ कराना पुरोहितों का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। वो अक्सर कहते थे, बाल काटना नाई का धर्म नहीं बल्कि धंधा है,
कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं बल्कि धंधा है और उसी तरह से पूजा पाठ करवाना ब्राह्मणों का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। इंसान के लिए सुख शांति व खुशहाली की बात करते करते धर्म का पाखंड व अंधविश्वास की आड़ में एक तबके के लिए धंधा बन गया। शुभ अशुभ पाप पुण्य होनी अनहोनी स्वर्ग नरक का डर दिखाकर बहुत बड़ी आबादी को मानसिक गुलाम बना दिया गया। धर्म का धंधा बन जाना इसलिए हो सका क्योंकि लोग मानसिक गुलाम थे। फूले ने उस गुलामी को पहचान लिया, उस गुलामगिरी को रेखांकित किया, इसलिए शिक्षा की बात की। आज शिक्षित लोगों के भीतर भी धर्म व समाज की आड़ में अंधविश्वास व पाखंड का ही दिल धड़कता है। भारत का संविधान वैज्ञानिक चेतना व दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात करता है, लेकिन धर्म व पाखंड उस वैज्ञानिक चेतना पर कभी हावी हो जाते हैं। फूले होते तो यही सोचते कि जो काम वो 19वीं सदी में कर गए उसे भारत के लोग 21वीं सदी में भी क्यों नहीं कर पा रहे। फूले की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। आप उन्हें कैसे याद करते हैं? राष्ट्रपिता राष्ट्र निर्माता ज्योतिबा फूले को आप कैसे याद करते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी महात्मा के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। आपसे अपील है वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।